और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां लगातार बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो चुके हैं। और अगर बात की जाए शहर की, तो चाहे वीआईपी इलाके हों या आम लोगों के इलाके, सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि यहां एक दीवार तक गिर गई और दीवार गिरने से कई लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। तो नवाबों की नगरी की क्या हालत हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन मॉनसून की मेहरबानी से लखनऊ की ये मुस्कुराहट डूब गई है। नवाबों की नगरी की मुस्कुराहट परेशानी में बदल गई है। शहर का पॉश इलाका हो या फिर कोई निचला इलाका, एयरपोर्ट से लेकर बाजार तक हर जगह पानी भरा है। कहीं सड़कें तालाब बनी हैं तो कहीं बारिश से घर की दीवार गिर गई। यानी नवाबों का शहर बारिश के सामने बेबस सा नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको शहर के एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाते हैं। वो एयरपोर्ट जहां बड़े बड़े वीआईपी आते जाते हैं। लेकिन बारिश के बाद चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर का क्या हाल है, जरा खुद देखिए। एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य रास्ते के साथ साथ पार्किंग एरिया और कई अन्य जगहों पर भी पानी भरा है। ये एयरपोर्ट की स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के सामने ये जलभराव की स्थिति आप देखिए कि पूरी की पूरी गाड़ियां लगभग टायरों तक डूबी हुई हैं और जिसके बाद लोग यहां से निकलते हुए दिख रहे हैं आपको। लखनऊ में भारी बारिश से हालात इतने खराब हो गए हैं कि कलेक्ट्रेट से लेकर वीआईपी कॉलोनी तक पानी भर गया है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां इतना पानी भरा है मानो नदी बह रही है। घरों से लेकर स्कूलों तक में इतना पानी भर गया है कि लोग अब सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। हालात को देखते हुए आज 12वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद रखे गए। पूरी सरकारी मशीनरी इस समय फील्ड पर है और पूरी संजीदगी और सिंसियरिटी के साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी डिसरप्शन हुआ है जहां पर भी, वो जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए। हजरतगंज जैसा पॉश इलाका हो या गोमती नगर, हर जगह सैलाब की वजह से लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। ये तस्वीर आशियाना रतन खंड की है, जहां अपर नगर आयुक्त के मकान के बाहर ही पानी भरा पड़ा है। डालीबाग के बालू अड्डे में भी गलियों और लोगों के घरों में पानी भर गया है। तो तैयारी क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि पूरे शहर भर में हालात बहुत बुरे हो। तैयारी जो हमारे नाले बने हैं, बहुत पुराने नाले बने हैं, नालियों और नालियां होती हैं, जो उनके पाइप्स होते हैं, अंडरग्राउंड नालियां होती हैं या नाले होते हैं, वो छोटे होते हैं और पानी जब बहुत तेजी से बरसता है तो उसको निकलने में समय लगता है, तो उस समय जल भराव हो जाता है। हालांकि इन सबके बीच खुद शहर की कमिश्नर रोशन जैकब सड़कों पर निकली। वो खुद पानी में घुसकर उन इलाकों तक पहुंची जहां पानी भरा हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द पानी निकासी के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए। भारी बारिश कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। दिलकुशा कॉलोनी में बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल भी हैं। दिलकुशा कॉलोनी में एक दीवार का निर्माण हो रहा था और ये दीवार जो है यहाँ पर बनाई जा रही थी। अचानक से तेज बारिश होती है और चूंकि अर्ध निर्मित दीवार होती है तो वो दीवार जो है वो नीचे की तरफ गिरती है और यहीं पर जो लोग रह रहे होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। दिलकुशा कॉलोनी में मकान की दीवार गिरी तो हजरतगंज के गोखले मार्ग पर बने सागर होटल की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। हादसे की वजह से होटल का गार्ड घायल हो गया। बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर असर देखने को मिला। भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले और ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही लखनऊ के लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने शहर में 17 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में नवाबों के शहर को परेशानी से फिलहाल निजात मिलना मुश्किल दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, जिनकी हरकतों से उनके देश को दुनिया भर में शर्मसार होना पड़ा है। आपको दिखाते हैं कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कांपने लगे शहबाज शरीफ और कैसे दुनिया भर में मजाक का पात्र बन गए। पुतिन के सामने कांपे शहबाज। वजीर आजम का बना मजाक।
एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने उज्बेकिस्तान पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के बड़े नेताओं के सामने नर्वस दिखाई दिए, कंफ्यूज दिखाई दिए। सम्मेलन की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती करा दी। पहली तस्वीर एससीओ समिट से ठीक एक दिन पहले की है, जब शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ हड़बड़ा गए और उनका देश शर्मसार हो गया। और दूसरी तस्वीर खाने के वक्त की है, जब शहबाज शरीफ को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल एक दूसरे की भाषा समझने के लिए पुतिन और शरीफ दोनों को ही ट्रांसलेटर की जरूरत थी। ऐसे में उन्हें अपने कानों में हेडफोन जैसी मशीन लगानी थी। चेयर पर बैठते ही राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी आसानी से मशीन लगा ली और बातचीत के लिए तैयार दिखे। लेकिन शहबाज शरीफ कान में ट्रांसलेटर मशीन लगा ही नहीं पा रहे थे। पहले उन्होंने एक कान में मशीन लगाने की कोशिश की, लेकिन मशीन गिर गई। फिर वो दूसरे कान में मशीन लगाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। शहबाज को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने मदद मांगी। इसके बाद एक अधिकारी ने शरीफ के पास आकर ट्रांसलेटर मशीन उनके कान में सेट की। शहबाज शरीफ की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब समरकंद में परोसे गए खाने का स्वाद चखने की बारी आई, तब भी शहबाज शरीफ को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल खाने के लिए तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नंबर तो आ गया, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आखिर में उन पर नजर पड़ी तो उन्हें आगे बुलाया गया। इसके बाद शहबाज शरीफ ने झेंपते हुए खाना टेस्ट किया। अब शहबाज शरीफ के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। दुनिया भर के साथ पाकिस्तान के लोग भी शहबाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी वीडियो शेयर करके शहबाज शरीफ पर दुनिया भर में देश की बेइज्जती कराने का आरोप लगा रही है। हालांकि खुद इमरान खान भी अपने देश की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में पीछे नहीं है। आटे का दाम 100 रुपए प्रति लीटर बताने पर इमरान खान भी ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल इमरान महंगाई पर शहबाज शरीफ को घेर रहे थे। इसी दौरान उनकी जुबान ऐसी फिसली कि वो खुद ही विरोधियों के निशाने पर आ गए। इमरान ने कहा कि पहले आटा 50 रुपए किलो बिक रहा था, अब दाम 100 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। यानी पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व प्रधानमंत्री दोनों ही अपने देश की जगहसाई करा रहे हैं। एक दुनिया भर के बड़े नेताओं के सामने देश को शर्मसार कर रहे हैं। अपनी नर्वसनेस के कारण मजाक के पात्र बन रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री का 100 रुपए लीटर आटे वाला ज्ञान वायरल हो रहा है। अब हम आपको हैरान करने वाली 2 खबरें दिखाने वाले हैं। भविष्य के आविष्कार की बात करने से पहले वक्त को रिवाइंड करते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। बाइक या गाड़ी हवा में उड़ सके, इसकी तमन्ना हम सब ने बचपन में कभी ना कभी जरूर की है। शायद ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से आज ये ख्याल आपके मन में आ जाता हो। तो अब आपको ये सपना हकीकत में आपका बदल सकता है। साथ ही आप बाइक या गाड़ी की तरह प्लेन भी बैटरी से चल सकेंगे। एक उड़ने वाली बाइक और बैटरी से चलने वाला विमान, ये अब हवाई बात नहीं रह गई। ये तस्वीरें आपको हॉलीवुड की किसी साई-फाई फिल्म के सीन जैसी दिख रही होंगी, लेकिन ये कोई कहानी नहीं। बाइक हवा में उड़ रही है, ये हकीकत है। विमान अब बैटरी से उड़ेगा, ये भी हकीकत है। एल्यूमिनियम का ये फ्रेम देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये विमान बनेगा और आसमान में कभी उड़ान भरेगा। लेकिन ये सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि इतिहास को बदल कर रख देगा, क्योंकि ये ढांचा एक इलेक्ट्रिक विमान का है जो ईंधन से नहीं बल्कि बैटरी से चलेगा। स्वीडन की विमान बनाने वाली कंपनी हार्ट एरोस्पेस ने अपने पहले इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ES-30 की पहली झलक दिखाई है। इस विमान में 30 पैसेंजर बैठ सकते हैं।
विमान की टेस्ट फ्लाइट 2026 में होने की उम्मीद है। ES-30 को इस तरह बनाया जा रहा है कि 200 किलोमीटर तक ये विमान सिर्फ बैटरी से उड़ान भर सके। एक हाइब्रिड टर्बो जनरेटर की मदद से ये दूरी 2 गुनी की जा सकेगी, यानी 400 किलोमीटर तक का सफर तय होगा। साल 2028 तक इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये दुनिया का पहला सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होगा। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक विमान के कई देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडिकल माफिया पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कैसे कुछ लोग आयुर्वेद के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि उनकी मुखालफत करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आजादी की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने बता दिया कि बहुत जल्द पीओके का पाकिस्तान के बाद भारत में विलय हो जाएगा। देखिए बाबा रामदेव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने विजन की आज एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और कैसे आपने एक बड़ा टारगेट अपने लिए सेट किया है। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ध्यान से मैंने सुनी और मुझे पूरा यकीन है दर्शकों की भी सवाल में बहुत दिलचस्पी होगी कि जिस सन्यासी का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपयों का है, उसे कौन बर्बाद करना चाहता था? देखो मेरी बहन अदिति जी, मैं आपकी टीवी बहसों को बहुत गौर से सुनता हूँ। जिस तरह से आप जब ओवैसी बकवास करता है या उसके प्रवक्ता बकवास करते हैं, उनको आप ललकारते हैं। आपने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपको किस तरह से ऑन एयर कुछ लोग कोसते हैं। आपको कभी किसी का दलाल बता देते हैं, कभी किसी का प्रवक्ता बता देते हैं, कभी कितनी घटिया टिप्पणियां। आप तो एक मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मीडिया के बहुत सीनियर पर्सन है बहन। आपको जब लोग नहीं छोड़ते तो स्वामी रामदेव एक बहाना है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत का सपना, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा, सनातन का गौरव। स्वामी रामदेव इन गौरव प्रतीकों को वैश्विक पटल पर सम्मान दिला रहा है और गुलामी के अलग अलग निशानियां, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, एमएनसीज की गुलामी से ये अलग अलग प्रकार के जो रिलीजियस टेररिज्म फैलाने वाले, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, सोशल टेररिज्म फैलाने वाले, उनको स्वामी रामदेव एक थ्रेट लगता है। आप देखो, एक स्वामी रामदेव जो कहता है कि आपका बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर हो जाता है। पूरी दुनिया का जो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया सख्ते में आ जाता है। और यदि मैं झूठा हूं तो मुझे रोको, और यदि सच्चा हूं तो मेरी बात मानो। तो दरअसल आप यदि खिलाफत की बात करें तो मेरे खिलाफत करने वाले तो क्या एक लंबी लिस्ट है। कुछ ईर्ष्या से, कुछ द्वेष से, कुछ ईगो से, कुछ इग्नोरेंस से, कुछ अपने मजहबी एजेंडा, कुछ अपने अलग अलग प्रकार के राजनीतिक एजेंडा, आर्थिक एजेंडा इस देश पर जो थोपना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ये कौन सा माफिया, आपने माफिया शब्द का इस्तेमाल किया था, ये कौन सा माफिया है जो बाबा को धोना चाहता है? देखो अदिति जी, जैसे मैंने आपके सामने एक विजन रखा कि 40,000 करोड़ का पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर है। मैंने कहा ये बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। और यदि कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो इस देश में यूनिलीवर का तो इस समय 5 लाख करोड़ का ऑलरेडी मार्केट कैप है, लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते किसी भी तरह के उसके ऊपर, जैसे वो एकदम स्वर्ग से अवतरित होकर के आई कोई कंपनी है और उनसे ज़्यादा अच्छे पैरामीटर्स के साथ, उनसे ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उनसे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ हम लोगों की सेवा करने में लगे। अब मेरे ऊपर क्या है, बोले स्वामी रामदेव के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र। अरे मुसलमानों, कोई स्वामी रामदेव का प्रोडक्ट मत खाना। अब बताओ मैं आटे में कहाँ से गोमूत्र मिला दूंगा, मैं गाय के घी में, तेल में कैसे, मैं मसालों में कैसे गोमूत्र मिला दूंगा, मैं कैसे मेडिसिन के अंदर गोमूत्र मिला दूंगा। उस पर लिखना पड़ता है और जो लिखते हैं वही डालना पड़ता है। मैं कोई थूकने मूतने वाला कहीं पर भी देखा वहीं थूक दिया, वहीं मूत दिया, ऐसे कोई बाबा नहीं हूँ। मैं भगवान के विधान और देश के संविधान, कानून, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो अब इसमें एक तो बहुत बड़े तौर पर कुछ जो सिर फिरे लोग हैं ना, जिनके ऊपर कई बार आप कार्यक्रम करते रहते हो, जो सिर तन से जुदा का नारा लेकर के घूमते हैं, वो भी मुझसे खूब खाते हैं। मुझसे इस्लाम के नाम पर जो इस देश में एक
गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं वो भी खूब खाते हैं। कुछ लोग ईसाईयत को, पूरे हिंदुस्तान को ईसाई देश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ तो मुगल सल्तनत चला करती थी, अब हम दोबारा से वही सल्तनत लेके आएंगे। कुछ कहते हैं यहाँ तो ईसाइयों का राज था। अलग अलग तरह के सिरफिरे लोग कहीं पर भी किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में, किसी भी समाज में आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में जब ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीजों को किया जाता है तब वो देश के लिए खतरा बन जाती है। अदिति जी, तो मैं मानता हूं कि कुछ गलत तत्व हमारे भीतर भी हो सकते हैं। आज ने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर जो है वो धंधा करते हैं, तो कुछ लोग जो है गो के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब लेकिन अब ये लंपी वायरस भी नया आ गया पाकिस्तान से। तो कुछ सच में अपने अंदर भी कुछ लोग होते हैं, तो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है उनको अपना आदर्श नहीं मानता, उसको फॉलो नहीं करता, और वो पूरे हिंदुस्तान में एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन जब एक समूह को उकसाया जाता है और एक गलत रास्ते पर उनको चलाया जाता है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता उससे बाधित हो सकती है, तब एक खतरे की घंटी होती है। अदिति जी, अच्छा, योग गुरु रामदेव जी, एक सवाल, क्योंकि हम बात करें हिंदू राष्ट्र की, बीते दिनों में जो बहस छिड़ी है, और खासतौर पर मैं कहूंगी बीते महीनों में, खासतौर पर ज्ञानवापी के साथ जिस बहस की शुरुआत हुई, ये एक के बाद एक बार फिर से मस्जिद है तो उसके नीचे शिवलिंग ढूंढना। हालांकि इस पर संघ प्रमुख ने कहा कि अब ये काम बंद हो जाना चाहिए, कुछ महीनों पहले ही उनके द्वारा ये क्लैरिटी दी गई थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो ये सिलसिला थमेगा कैसे और राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए अदिति जी, ना देखो अदिति जी, इसको भी जो सरसंघ चालक हैं उनके भी बयान को, वक्तव्य को गलत परिप्रेक्ष्य में जो है प्रस्तुत किया गया। वो कहते हैं कि हर जगह झगड़ा मत करो, लेकिन ये तो सच है ना, इस देश में जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, इसको कौन झुठला सकता है? झूठा इतिहास हमको पढ़ाया गया, अकबर को महान बताया गया है, और जो है हमारे जो राष्ट्रभक्त थे चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने वर्षों तक उनको जो है अलग अलग प्रकार से गलत शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया था। तो ये बात, इसको मैं आदरणीय जो है भागवत जी के बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में हम लोग ना समझें। दूसरी बात, जहाँ तक ज्ञानवापी का प्रश्न है या मथुरा का प्रश्न है, भाई मथुरा में कोई प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैदा हुए थे क्या? ये इलाहाबाद में कोई, इलाहाबाद को अल्लाहाबाद भी का जो है, प्रयागराज को अल्लाहाबाद भी एक बार कहा गया था। वहाँ क्या मतलब है? वहाँ अल्लाह का क्या मतलब है? जो है ज्ञानवापी, नाम ही ज्ञानवापी ये बताता है कि इसका इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखो, कुछ जो बड़े हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको तो हिंदुओं को, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज को सहर्ष दे देना चाहिए। ये उन्हीं ही पुरखों की इबादत के, उन्हीं के पुरखों की, पूर्वजों की ये पुण्य भूमियाँ हैं। जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके भी तो पूर्वज हिंदू ही हैं। 1400 साल पहले तो इस्लाम का कोई मजहब ही दुनिया में नहीं था। कहाँ हम बातें कर रहे हैं? तो देखो, कुछ जो बहुत बड़े, अब यूँ तो यदि जैसे वो यूके के पीएम ने एक बार बोला था कि भाई यदि हम कोहिनूर, हिंदुस्तान को और बाकी जगह जो भी हम पूरी दुनिया से लूट के लेकर के आए सामान, सबको हम अपने उन देशों को देने लगे तो हमारा तो संग्रहालय ही नहीं, पूरा ब्रिटेन ही खाली हो जाएगा हमारा। तो ये तो सच बात है कि ब्रिटेन ने दुनिया से जैसे दौलत लूट करके और अपने खजाने भरे और अपने संग्रहालय भर रखे हैं, ऐसे ही जो है इस्लाम के कुछ लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे धर्मस्थान तोड़े, हमारे पुरखों के नाम से जो नगर थे उनके नाम बदले। अब ये गुलामी की निशानियां मिटाने का जो एक सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उन्होंने कुछ बातें कही कि गुलामी की निशानियां हमें मिटानी है। ये भाषण तो हम 30 साल से दे रहे थे, लेकिन हमारी सुनता कौन? अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे तो गुलामी की निशानियां तो मिटनी चाहिए प्रेम और सौहार्द के साथ। पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। पाकिस्तान की तो अब छवि बन गई, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब ये बात कहने लगे हैं कि जहां भी जाते हैं एक छवि बन गई कि बस एक कटोरा लेके मांगने के लिए आ गए। देखो क्या है, पाकिस्तान की जनता तो खैर यहीं से गई हुई है, कुछ वहीं थी पहले से ही, ये तो हमारा मुल्क था। वहाँ की जनता तो बेचारी बेबस, लाचार, गरीब, और कुछ वहाँ तो मिडिल क्लास पिछले 75 सालों में खड़ा ही नहीं हुआ। ये जो हिंदुस्तान में जो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं उनसे ज़रा पूछो। और कुछ चंद लोगों ने पूरे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ के
जो शासन में लोग हैं ना, वो बड़े शातिर हैं। उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों की दौलत देश के अंदर देश के बाहर जमा कर रखी है और उस देश को गर्त में लेकर के जा रहे हैं। मुझे तो लगता है एक बार पाकिस्तान की आवाम को खड़ा होकर के और इन सारे ये जो वहाँ के सत्ता में शासन में जो लोग हैं, इनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। वहाँ की जो आर्मी में लोग हैं, उनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम तो पूरा पाक अधिकृत जो कश्मीर सहित पूरा पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की शरण में रह करके हम खुश रहेंगे। तो वहाँ पर भी कम से कम जैसे हिंदुस्तान के अंदर करीब आज 40 करोड़ से ज़्यादा जो है मिडिल क्लास खड़ा हो गया है, ऐसे वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी संख्या मिडिल क्लास की खड़ी हो जाती। वहाँ भी शिक्षा सुविधाएं अच्छी होती, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी होती, वहाँ भी अच्छे अच्छे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस होते जो इंडिया में आज हुए। एक दिन सुषमा जी ने बहुत अच्छा एक भाषण दिया था कि हमने क्या खड़ा किया 75 सालों में, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, और पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या किया है। तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान में एक बड़े तौर पर बगावत होनी चाहिए वहाँ के शासकों और मिलिट्री के खिलाफ, और हिंदुस्तान के साथ उनको अब विलय के लिए पूरे एक वातावरण बनाना चाहिए, तो पाकिस्तान बचेगा। नहीं तो वहाँ के शासकों ने उस मुल्क को तबाह कर दिया है। अदिति जी, तो ये जो पीओके है, जो भारत का पीओके है, उसे छुड़ाने का वक्त आ गया, क्योंकि वहाँ फौज के खिलाफ नारे, जिस बगावत का जिक्र आप कर रहे हैं वहाँ वो बगावत हो रही है पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ। बगावत बहुत होगी, बहुत होगी। भगवान करे मोदी जी की लंबी उम्र हो, पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक बगावत हो, और भी चाइना में भी बगावत हो, अलग अलग जगह पर बगावत। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वक्त आ गया क्या? मुस्कुरा तो रहे हैं आप, बता नहीं रहे हैं। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। पाक अधिकृत कश्मीर को तो जल्दी ही अब भारत में विलय का समय आ गया, हो ही जाना चाहिए काम, तो सुबह से शीघ्रम, तुरंत नेकी और पूछ पूछ के।